नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज हम बात करेंगे आरबीआई के एक ऐसे फैसले की जो देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों, यूपीआई यूजर्स और डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे आपके बैंक अकाउंट की और आपकी मेहनत की कमाई की। दरअसल आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के शिकार लोग जिन्हें 50,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है, अब बैंकों से 25,000 रुपए तक का मुआवजा पा सकेंगे। आरबीआई इसमें 65% फंड देगा और बाकी हिस्सा बैंक देंगे। ये नए नियम जो हैं 1 जनवरी 2027 से लागू हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 50,000 रुपए तक नुकसान पर आपको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी के खाते से 50,000 से ऊपर रकम गई, अगर किसी के साथ 1 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा रकम निकल जाए उसके अकाउंट से, तो क्या होगा? क्योंकि इस पर आरबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, जबकि रोजाना ये खबरें आती हैं कि किसी के अकाउंट से लाखों रुपए निकल गए तो किसी के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल चुके हैं। तो क्या जिन ग्राहकों के साथ 50,000 रुपए से ज्यादा का फ्रॉड हो जाए उन्हें भी उतनी ही सुरक्षा मिलेगी? क्या बैंक पूरा पैसा लौटाएंगे? और अगर बैंक और ग्राहक के बीच विवाद हो जाए तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम के साथ। तो प्रियंका मैम, आरबीआई का नया फ्रेमवर्क ये क्या है जो 1 जनवरी 2027 से लागू हो रहा है? पहले आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आगे हम डिटेल में बातचीत करेंगे किसको फायदा होने वाला है इससे। तो मार्च में जो है ये ड्राफ्ट रेगुलेशन निकल करके आए थे और अब ये फाइनली लग रहा था कि इसे जुलाई से ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अब फाइनल डेट जो है वो आ गई है कि इसे 1 जनवरी 2027 से लागू कर दिया जाएगा। वैसे तो डिजिटल फ्रॉड कॉम्पनसेशन रूल इसे कहा जा रहा है, पर अगर मैं आरबीआई के शब्दों में कहूं तो ये जो है 3rd अमेंडमेंट डायरेक्शन है कमर्शियल बैंक्स के रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट कैसा हो इसके तहत, यानी सारे ही कमर्शियल बैंक्स पर ये लागू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके दायरे में याद रखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो पेमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं और लोकल एरिया के जो बैंक्स होते हैं वो अभी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। जो बड़े बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके तहत आएंगे। और इस नोटिफिकेशन में एक नया शब्द भी मैंने आज सीखा है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। आरबीआई ने शब्द यूज किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी ईबीटी। सो सभी ईबीटी ट्रांजैक्शन जो 1 जनवरी के बाद होंगे उसके लिए ये नियम लेकर आए हैं। स्मॉल ट्रांजैक्शन में जो फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें ध्यान रखिए, फ्रॉड से उनका मतलब है आप का पैसा गलती से निकल जाए या डिजिटल अरेस्ट जैसे सिचुएशन में निकल जाए। कोई आपसे फोन करके कहेगा अरे जल्दी से यहाँ पेमेंट कर दीजिए, आपका ये पेमेंट जो है आपके बेटे कर रहे थे या आपकी वाइफ कर रही थी, नहीं हुए, ये सब कुछ कवर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं ईबीटी का दायरा भी बढ़ाया है इस रूल में, जो हमें समझ में आ रहा है। केवल आपने बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश की या बैंक के ओटीपी से शेयर कर दिया और आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया, वो तो है ही, पर इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में अब आपके यूपीआई से होने वाले पेमेंट, आपके क्रेडिट कार्ड से होने वाले पेमेंट, इन सबको शामिल किया गया है। और जो छोटे अमाउंट का जो फ्रॉड होता है, जिसकी तादाद भी बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट जितने फ्रॉड होते हैं उसमें 65%, ये खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि वो फ्रॉड जो थे वो 50,000 रुपए से कम के रकम के थे। और इसीलिए जो 50,000 रुपए तक के फ्रॉड के लिए ये एक कॉम्पनसेशन का रूल लेकर आई है कि उनको 25,000 तक का मैक्सिमम कॉम्पनसेशन मिल सकेगा। साथ ही में ये भी कहा गया है कि इसका ये जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो आरबीआई एक पोर्शन देगा जो कि होगा 65%। फिर जो 10% है वो बैंक, जो आपका बैंक है, मान लीजिए मेरा एबीसी बैंक है, वो उसको 10% जो है उसका पोर्शन का वहन करना पड़ेगा। और जिस बैंक में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है उसको जो है 10%, जिसका फ्रॉडस्टर ने इस्तेमाल किया है उसको 10% देना होगा। तो 3 पार्टीज आरबीआई और बैंक्स दे रहे होंगे। मान लीजिए कि ये पैसा कहीं विदेश में ट्रांसफर किया गया, ऐसे में जो डोमेस्टिक बैंक होगा उसको फिर ज्यादा 65% देगा आरबीआई, और फिर जो डोमेस्टिक आपका बैंक अकाउंट है उसको देना पड़ेगा 35%। पर इसमें जो 3 मुख्य बातें हैं वो ये कि पहली बार हम देख रहे हैं सिमरनजीत की आरबीआई आगे आके कह रहा है कि इसमें बैंक की जिम्मेदारी उन्होंने बढ़ा दी है और कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है। आपने सवाल एक उठाया सिमरनजीत कि छोटे ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर किया, लेकिन ये भी बहुत अहम शुरुआत है।
मैं पिछले 10-12 साल से लगातार कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज उठाते आई हूँ और इसकी कमी हम महसूस करते थे। तो अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अभी छोटे अमाउंट के फ्रॉड्स को टारगेट किया जा रहा है, आरबीआई ने उन पर फोकस रखा और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन प्रियंका मैम, आपको नहीं लगता कि 50,000, हालांकि आरबीआई खुद ये कह रहा है कि 65% जो फ्रॉड हुए हैं वो 50,000 से कम रकम उसके अंदर रही है, लेकिन 50,000 का नंबर आपको नहीं लगता थोड़ा सा कम है? क्योंकि हम रोज़ाना जब सुनते हैं तो किसी के साथ लाखों रुपए का हो रहा है, किसी के 10 लाख गए, किसी के 50 लाख गए, कईयों के करोड़ों रुपए जाते हैं। तो ऐसे में 50,000 तक ये लिमिट, और जो बाकी का अमाउंट है, मान लीजिए किसी के साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया या 5 लाख का हो गया, तो उसका क्या होगा? क्या उसको भी मुआवजा मिलेगा? क्या उसको भी पैसा मिलेगा? क्योंकि आरबीआई ने इसका जिक्र अभी नहीं किया है। बिल्कुल, आरबीआई ने जिक्र नहीं किया तो हम कैसे बात कर सकते हैं? अभी तक उनके कॉम्पनसेशन की बात नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगी। आपको तुरंत अपने बैंक को, जैसे इस नियम में, जो ये ताज़ा नियम है जो हम अभी बात कर रहे हैं जिस पर, इसमें ये कहा गया कि भाई 5 दिन के अंदर आपको अपने बैंक को बताना होगा कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। साथ ही में जो सरकार की 1930 नंबर है और नेशनल साइबर क्राइम सेल है, वहाँ पर भी इन्फॉर्म करना है। तो आपको सभी जगह इन्फॉर्म करके बताना होगा कि जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा की रकम के टारगेट हो जाते हैं, तब भी बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बैंक को बताएं, लिखित में बताएं, कॉल करके बताएं, कंप्लेंट नंबर लें, फिर आप नेशनल क्राइम साइबर क्राइम सेल में उसकी जानकारी दें, फिर 1930 पर जानकारी दें। तो अपने लेवल पर ये आपको कदम उठाना हुआ कि आप सारी जानकारी उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक कॉम्पनसेशन की बात है, जो ये नया रूल है डीजी फ्रॉड का, इसमें भी ये रूल है कि आपको 5 दिन के अंदर बताना। अगर आपने 5 दिन के अंदर नहीं बताया तो फिर ये बैंक डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा मिले, कितना कॉम्पनसेशन मिले। अगर 50,000 की रकम से कम का फ्रॉड हुआ है, 5 दिन के अंदर आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है। साथ ही में सिमरनजीत, मैं बताना चाहूंगी कि जो मुआवजा है इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं लोगों के लिए ताकि आसानी होगी। तो जो फ्रॉड का अमाउंट अगर 29,412 रुपए से कम है तो आपको इसका 85% जो है वो भुगतान किया जाएगा। आरबीआई और 2 बैंक्स जो मैंने आपको बताया, आपका बैंक और जहां पे ये फ्रॉडुलेंट अमाउंट गया है। अब रकम अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो 25,000 इज द मैक्सिमम मनी जो कि आपको लौटाया जाएगा। 25,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इस 25,000 में 19,118 यानी जो मैंने कहा 65% जो है वो आरबीआई जो है वो पे करेगा, प्लस 10% दोनों बैंक्स, जो आपका बैंक है और जो बेनिफिशियरी बैंक रहा, यानी 2,941 जो है ये दोनों बैंक्स पे करेंगे। तो ये मुआवजे का एक टेबल भी हमने बताया ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाए, जिसमें आप देख सकते हैं 29,412 रुपए से अगर फ्रॉड अमाउंट कम है तो 85% इस अमाउंट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपका अमाउंट जो है 29,412 से ऊपर का रहेगा तो मैक्सिमम आपको 25,000 का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप 5 दिन के अंदर इसकी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। शिकायत नहीं दर्ज करवाएंगे तो ये मुआवजा भी आपको नहीं मिलेगा। इस मुआवजे के अलावा फिर बैंक इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और अगर वो पाते हैं कि हाँ ये फ्रॉडुलेंट जो है ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो आपको पैसे लौटाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो चीज़ पलट रही है ये जो रेगुलेशन है सिमरनजीत, वो मैं बताना चाहूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रूफ ऑफ ये साबित करना, प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो अब बैंक्स के ऊपर है। बिल्कुल, मैं आपसे अगला सवाल भी यही पूछने वाला था कि क्या इसमें कुछ शर्तें भी, आप क्लियर कीजिएगा इसको अगर मैं गलत हूं तो, कि इसमें कस्टमर की गलती नहीं मिलनी चाहिए कि आपने ना तो ओटीपी शेयर किया हो अपना, ना अपने कार्ड का सीवीवी पिन, ना पासवर्ड, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आपने किसी फर्जी लिंक पे क्लिक नहीं किया होना चाहिए। अगर बैंक को कोई ऐसे सबूत मिल गए कि कस्टमर की गलती है तो क्लेम नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, उसको फिर साबित करना होगा। साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था, ये कस्टमर को साबित करना होता था। आप बैंक है, मैं कस्टमर हूं, मैं आके कहती थी नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं कस्टमर हूं, मैं आपको बोलूंगी जी मेरे साथ इतना फ्रॉड हुआ है, आपको उस जो मुआवजा बन रहा है वो मुझे देना है और आपको ये साबित करना है कि प्रियंका ने कुछ गलती नहीं की है। तो ये जो है स्ट्रिक्ट ओनर्स जो है वो साबित करना अब बैंकों की जिम्मेदारी होगी। बैंक ये नहीं कह सकते आप जैसे कंप्लेन करें आपसे ये गलती होगी, आपसे वो हुआ होगा, आपने ये किया होगा, आपने वो किया होगा। क्या बैंक इस बात को साबित कर सकते हैं? क्या बैंक ये साबित कर सकते हैं कि
उनके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई ब्रीच नहीं था जिसकी वजह से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। बैंकों को भी अपने जो पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को और सिक्योर बनाना होगा। इस रेगुलेशन में ये भी कहा गया है वो लगातार SMS अलर्ट्स भेजें, वो लगातार चेक करें। 24/7 24 घंटे 7 दिन उनकी हेल्पलाइन होनी चाहिए। इस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन या कार्ड का इस्तेमाल, इन सब के बारे में जो है जानकारी कंज्यूमर उन तक दे सके। क्या उनके पास है ऐसा कोई सिस्टम? नहीं है, तो उनको भी इसको दुरुस्त करना होगा। बैंक के पास अब प्रूफ ऑफ बर्डन है। बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि इस सर्कुलर में कहा गया द बर्डन ऑफ प्रूविंग कस्टमर लाइबिलिटी इन कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट EBTs शैल लाई ऑन द बैंक। यानी कि ये बताना कि कस्टमर की यहाँ पर क्या लाइबिलिटी थी, ये बर्डन प्रूफ करना कि कस्टमर ने ये गड़बड़ी की है किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में, ये जो है अब बैंकों को साबित करना है। और बैंकों को कहा गया कि आप सीधा नहीं कह देंगे कि देखिए आप ही की गलती रही होगी, आपने ही ऐसा किया होगा। तो कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी कर दी गई है और बैंकों की लाइबिलिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन हाँ, साथ में बैंकों को अपने सिक्योरिटी लैब्स, उनके सिस्टम में कोई एरर नहीं हो, कोई थर्ड पार्टी ब्रीच नहीं हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरा पैसा भी वापस देने की नौबत आ सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आ रही है जो अभी तक नहीं थी, मैंडेटरी रिवर्सल, जिसे कह रहे हैं कि शैडो रिवर्सल कहा जा रहा है। तो इसमें होगा ये सिमरनजीत कि इस शैडो रिवर्सल के तहत जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, मैंने कहा कि 20,000 रुपए जो है वो फ्रॉडेंटली निकल गए हैं, तो वो जो 20,000 हैं वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, वो मैं उन्हें यूज नहीं कर पाऊंगी पर वो रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। मतलब एक तरीके का ब्लॉक्ड अमाउंट वो हो जाएगा। बिल्कुल, वो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट जरूर होता होगा। क्योंकि कभी कभी बैंक में क्या होता है, मिनिमम अकाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है और नहीं मेंटेन करे तो पेनल्टी लग जाता है, तो इससे आप बच जाएंगे। वो दिखता रहेगा जब तक कि डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, वो पूरी अमाउंट वहां पर दिखती रहेगी। फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, मान लीजिए इस बात पे अग्री होते हैं कि नहीं जी ये फ्रॉड हुआ है, अब इसमें क्या डिसीजन होगा कि हाँ ये पूरी तरह से फ्रॉड हुआ है, तो वो पूरा पैसा वापस आ जाएगा, या फिर उसमें से कुछ जो है पैसा लगेगा कि इतना ही हम ट्रेस कर पाए तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा थर्ड स्टेप ये भी होगा कि आपको मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन हाँ, बैंक के पास अब जिम्मेदारी है ये बताने की भाई कंज्यूमर की ये गलती, तो बैंक अगर साबित कर पाएगा कि कंज्यूमर ने ये गलती की है तो वो डिसाइड कर सकता है कि हम ये मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि जो छोटे रकम की फ्रॉड होती है ना, क्योंकि आजकल अगर हम जब UPI वगैरह यूज़ करते हैं तो हम छोटे छोटे अकाउंट्स भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कई बार हमने सुना कि फ़ोन आता कि देखिए आपके फादर ने ना ये पैसे मुझसे लिए थे और मैं उन्हें वापस कर रहा था और मुझे उनको वापस करने थे कुछ 1,000 और मैंने 10,000 कर दिया, तो वो 10,000 आप तुरंत ज़रा मुझे वापस कर दीजिए। तो इस तरह के जब कॉल में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो है ना, आपने तुरंत कर दिया, आपको लगा शायद मेरे फादर से कुछ गलती हुई होगी। तो इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं इस पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। और हमने लगातार फ्रॉड्स का आप नंबर दिखा रहे थे सिमरन जी। बिल्कुल मैम, मैं एक यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर रखना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल भी लूँगा मैं कि इंडिया के अंदर डिजिटल फ्रॉड्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं। 2021 की अगर बात करें तो 2,60,000 शिकायतें यहाँ पर आई थी, जिसमें जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ था वो 551 करोड़ रुपए की रकम थी, यानी कि जो रकम ठगी गई थी 551 करोड़ थी। 2022 में शिकायतें आप देखिए बढ़कर करीब 7 लाख पर पहुंच गई और अमाउंट आप देखिए कि कितनी तेजी से यहाँ पर बढ़ा है, 2,290 करोड़। 2023 की अगर बात करें तो शिकायतें यहाँ पर फिर से दोगुना हो गई, 13 लाख के आसपास शिकायतें आई और अमाउंट भी यहाँ पर आप देखिए 7,465 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ 2023 में। 2024 में 19 लाख से ज़्यादा शिकायतें और फ्रॉड हुआ 22,848 करोड़ रुपए। और 2025 की अगर बात करें 24 लाख जो है कंप्लेंट्स आई हैं और 22,495 करोड़ रुपए का यहाँ पर फ्रॉड हुआ। यानी कि अगर 2021 से अगर हम कंपेयर करके यहाँ पर देखें 2025 को, यानी कि इन 4 सालों में 5 सालों के अंदर जो शिकायतें हैं वो 9 गुना बढ़ गई हैं और ये जो रकम है जो ठगी गई है, जो अमाउंट जिसका फ्रॉड हुआ है
वो 40 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है 4 सालों के अंदर। क्योंकि 2021 में जी ट्रांजैक्शन भी तो बढ़ गए हैं ना, बिल्कुल ईज ऑफ ट्रांजैक्शन इतना हो गया, हम डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और इसीलिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़े, नंबर ऑफ शिकायतें बढ़े, ठगी की गई रकम देखिए 40% ऑफ इंक्रीज 2021 से 2025 तक। बिल्कुल। और मैम एक चीज़ यहाँ पर आप ये देखिए कि जो 2025 का ये जो डेटा है 24 लाख शिकायतें और ये जो अमाउंट है 22,495 करोड़, अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए ना तो एक इंसान से आप मान लीजिए या जो एक फ्रॉड हुआ है 94,000 रुपये का, हम इसको एक एवरेज मान सकते हैं कि एक व्यक्ति से 94,000 रुपये का ये फ्रॉड हुआ है। अब जब मैम आप देखिए कि अगर हम एवरेज ये मान के चल रहे हैं कि एक व्यक्ति के साथ 94,000 रुपये 1,00,000 रुपये का फ्रॉड हो रहा है, तो ऐसे में 50,000 की लिमिट रखी है, तो शुरुआत अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि आगे इस लिमिट को बढ़ाने पर आरबीआई कोई विचार कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट यहाँ पर ठगे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसे देख सकते हैं और आरबीआई ने बहुत थॉटफुली इसको ज़्यादा बड़े अमाउंट का नहीं रखा है, नहीं तो लोग भी केयरलेस हो जाएंगे कि भाई पैसा तो मिल जाएगा ना, हो गया फ्रॉड तो इस मानसिकता को भी कर्ब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अभी जो रूल है उसके मुताबिक ये कॉम्पनसेशन आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलेगा, बिल्कुल, यानी आपको केयरफुल रहना अगली बार आप जब करेंगे। और अभी जो रूल है ये केवल अभी 1 साल के लिए लागू है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए इसे लागू किया गया। इस पहले साल में ही वो देखना चाहते हैं 2027 में, जनवरी 2027 से लेकर के दिसंबर 2027 के बीच में कि किस तरह का रिस्पांस मिलता है, क्या वो कारगर होता है फ्रॉड्स को कम करने के लिए, बैंक्स को ज्यादा विजिलेंट बनाने के लिए। तो ये 1 साल के विंडो के लिए अभी इसे लागू किया जा रहा है, 50,000 तक के फ्रॉड के लिए लागू किया जा रहा है और अभी वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि प्रियंका जाकर के एक बार ये शिकायत करके मुआवजा ले लेगी, अब दूसरी बार भी अगर यही गलती हो जाती, ताकि मैं सीखूं कि मुझे भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, तो मैं ये दूसरी बार अगर करूंगी तो मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने कहा सिमरनजीत कि ओनर्स जो है बैंक के पास है। अगर बैंक ने कह दिया कि भाई इन्होंने कोई फिशिंग ईमेल पर लिंक पे क्लिक किया था या ओटीपी शेयर किया था, तब क्या होगा? तब क्या मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा? देखिए, तब भी आपको मुआवजा मिल सकता है अगर आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपने सच सच बता दिया कि जी हाँ मुझसे ऐसा हुआ है, लेकिन आपने इसकी शिकायत 5 दिन के अंदर कर दी, आप बैंक से कोई फ्रॉड नहीं ले रही, वो अकाउंट से आपके पैसे निकले हैं, आप दिखा रहे हैं, आप एक सीनियर सिटीजन है और आपसे ये गलती हो गई है, तो आप उन्हें बताएंगे कि देखिए मैंने 5 दिन के अंदर शिकायत की। और उन्होंने जिस तरह से मुझे बोला, क्योंकि आरबीआई यूज कर रहा है एक वर्ड, अ बोनाफाइड विक्टिम, यानी जो वाकई में एक विक्टिम होगा इस तरह की शिकार का और शायद उससे गलती से ओटीपी शेयर हो गई है, उससे भी बैंक तुरंत नकार नहीं सकते हैं कि इनसे ये गलती हो गई, हम पैसे नहीं देंगे। उनको इसकी जांच करनी होगी अपने लेवल पर और उसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। सीधे सीधे तौर पर नकारा नहीं जा सकता। अब तक क्या होता था, आप जाके फोन करके बोलते थे आपने ओटीपी शेयर किया, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, गलती आपकी है। अब अगर आप साफ से अपनी कंप्लेन में लिखेंगे कि हाँ जी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और आप एक वास्तविक में आप एक विक्टिम है, ना कि आप बैंक्स को उनके आंख में धूल जो करके वो पैसे लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको देना बैंक को पड़ेगा ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंकों को भी अपने सिक्योरिटी सिस्टम को टाइट करने की सलाह दी है। और हम देख रहे हैं माइथोस की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, बैंक के कर्मचारी फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसमें बैंक के कर्मचारी द्वारा किए गए फ्रॉड को भी शामिल किया है। बिल्कुल मैम। और पिछले कुछ समय में, क्योंकि हम लगातार जो है इस पर हम बातचीत करते आए हैं, डिस्कशन करते आए हैं कि किस तरीके से बैंक के खुद के ही कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। और एक एग्जाम्पल आप भी देख रहे होंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसकी जो पहली चार्जशीट जो है हाल ही में दाखिल हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, सरकार के ही 590 करोड़ रुपए की रकम के साथ हेरफेर हो गई। चंडीगढ़ की ब्रांच थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, हरियाणा सरकार का पैसा था। जब पहली चार्जशीट दाखिल हुई तो इसमें बैंक के कई अधिकारियों का नाम इसमें शामिल आया और यहाँ तक कि कई जो सरकार के बड़े अधिकारी थे, आईपीएस लेवल के अधिकारी थे, आईएएस लेवल के थे, उनका भी नाम इसके अंदर शामिल आया है। तो आप सोचिए कि जब सरकार का खुद का पैसा सेफ नहीं है तो आम आदमी के पैसों की गारंटी
किस तरह से ली जा सकती है? फ्रॉड का नेक्स्ट लेवल हम पहुंच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। 590 करोड़ के फ्रॉड में 25,000 का मुआवजा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, केवल छोटे फ्रॉड के जी। लिए है। पर डेफिनेटली तो इसमें साफ साफ कहा ही गया है कि भैया बैंक, इसमें क्या क्या होगा कि बैंक ने क्या सारे सुरक्षा के लिए जो गार्ड रेल्स थे वो लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी ब्रीच तो नहीं हुआ है। उन्हें एसएमएस अलर्ट भेजना है 500 रुपए के हर ट्रांजैक्शन का कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भेज रहे हैं कि नहीं, सिस्टम उनका जो है उसमें कोई खामी तो नहीं है। बैंक के कर्मचारी की तो कोई मिली भगत नहीं है, ये भी एक बहुत ही कॉमन बात है जो अभी आईडीएफसी का जिक्र सिमरनजीत कर रहे थे, उसमें तो पूरा का पूरा बैंक के आला अधिकारी उसमें शामिल थे और भी कुछ बैंक्स के नाम इसमें हमने आते हुए देखे। तो बैंक का टेक्निकल फेलियर नहीं हो, बैंक के एम्प्लॉयज का कोई हाथ नहीं हो, और आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर के क्रेडिट कार्ड, चाहे आप टैप कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, इनसे जुड़े वो ट्रांजैक्शन जो कि कहीं ना कहीं अगर आपसे वो फ्रॉड करते हैं कोई आपसे, तो वो उस पर अभी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, रकम 50,000 की अभी लिमिट रखी गई है कि ये फ्रॉड जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो। चलिए, तो प्रियंका मैम, मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में हमने ठीक ठाक जो है अपने व्यूअर्स को जानकारी यहाँ पर दे दी है। जो आरबीआई नया फ्रेमवर्क लेकर आया है, अभी जो 50,000 रुपये तक 25,000 का मुआवजा दे रहे हैं, वो हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी लिमिट जो है बढ़ाई जाए। मुझे लगता है कि अच्छा कदम है। बिल्कुल। अब ये ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट होता है उस पर सवाल है। बिल्कुल। बैंकों को ज्यादा सेंसिटिव होना होगा, कंज्यूमर की जरूरत को समझना होगा, कंज्यूमर को केवल ब्लेम नहीं करना होगा। अभी तक ये ब्लेम गेम जो है, क्या वो ये आरबीआई का रेगुलेशन कम कर पाएगा? क्योंकि देखिए, पेपर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब ये इंप्लीमेंट होगा तब इसका असली फाइनल टेस्ट तो तब ही होगा। अभी तो वो कहते हैं ना कि वार्म अप वाली एक्सरसाइज है कि हमें पेपर में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मूव, पर अब जब इंप्लीमेंट होगा तो ये ब्लेम गेम कि आपने ये किया, आपने वो किया, ये किया, वो किया, ये अगर इसमें ही फंस जाएंगे ना, क्योंकि अभी तक यही होता जा रहा था। बैंक अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं जब भी इस तरह के फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती हैं। और बैंक से ज़्यादा ये जो नेशनल साइबर सेल वाली जो रिपोर्टिंग है ना, उस पर भी ना मुझे लगता है वो भी, उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि आप कैसे हैंडल करें इस तरह की सिचुएशन को। वो भी बहुत ढीले लगते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उनसे डील करने में। मेरी सीनियर सिटीजन मदर के साथ एक बार जब फ्रॉड हुआ था, तो कोई पुख्ता जवाब नहीं, कोई पुख्ता एक्शन नहीं। अब अपनी माता जी को बोल दीजिए कि वो फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाइएगा, ये तो भाई मैं भी कर सकती हूँ ना। आपने उन पर क्या एक्शन लिया? मैंने आपको नंबर दिया, मैंने आपको बताया इतने बजे कॉल आया था। तो यहाँ पर ये एक्शन जो है ना, बैंक्स को आरबीआई ने कह दिया भाई आप अपनी आपको सुधारो, आपको जो है ओनर्स देना होगा। लेकिन इनका क्या, ये नेशनल साइबर क्राइम सेल्स जो बड़े बड़े बने हुए हैं, क्या ये उतने ही एक्टिवली बातों को सुन रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं? यहाँ अभी भी मुझे एक बड़ा लूप होल नजर आ रहा है सिमरन जी। बिल्कुल। चलिए मैम, तो 1 जनवरी 2027 से नज़र रहेगी। 1 जनवरी 2027 से जो है ये नया फ्रेमवर्क, नए नियम लागू हो रहे हैं। उसके बाद देखना होगा कि बैंक किस तरीके से काम करते हैं, आरबीआई कितना और जो है स्ट्रिक्ट होता है इन चीज़ों को लेकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।